दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई मूवी में। आज की कहानी की शुरुआत समुद्र में मछलियां पकड़ने निकले कुछ मछुआरों से होती है। वे अपनी नाव से एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी आसमान में कोई चमकती हुई रहस्यमयी चीज समुद्र में गिरती दिखाई देती है। कप्तान को लगता है कि शायद किसी ने मदद के लिए फ्लेयर छोड़ा होगा, इसलिए पूरी टीम उसी दिशा में बढ़ जाती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ उनका सामना किसी भयानक खतरे से होने वाला है। जैसे ही वे उस जगह पे पहुँचते हैं तो कोई अनजान ताकत एक एक करके उन्हें पानी में अंदर खींचने लगी है। यह ना तो शार्क थी और ना ही कोई सामान्य समुद्री जीव, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक पहुंचना किसी साधारण जीव के बस की बात नहीं थी। जरूर कोई ऐसा प्राणी था जिसे इंसानों ने शायद सदियों से नहीं देखा था। नाव पर मौजूद सभी लोगों ने उस रहस्यमय जीव की झलक जरूर देखी, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा जो इस घटना के बारे में किसी को बता सके। इसके बाद कहानी का रुख ओशो नाम के एक व्यक्ति की तरफ होता है। वह इस द्वीप का डिप्टी इंचार्ज था, लेकिन शराब की लत ने उसकी छवि खराब कर दी थी। उसी दिन उसे नई ट्रांसफर होकर आई अधिकारी लीजा को लेने जाना था। लीजा का स्वभाव ओशो से बिल्कुल अलग था। वह हंसमुख, मिलनसार और हर बात को उत्साह से लेने वाली लड़की थी। रास्ते भर वह ओशो से बातें करने की कोशिश करती रही, लेकिन ओशो हर सवाल को टाल देता और उसे चुप रहने के लिए कहता रहता। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लीजा की मुलाकात स्टेशन हेड से होती है। वह बताता है कि उसे जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए द्वीप से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उसने लीजा को यहाँ की जिम्मेदारी संभालने के लिए बुलाया है। लीजा खुशी खुशी यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है। हालांकि ओशो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसका कहना था जब वह पहले से यहाँ मौजूद है तो किसी नए अधिकारी की क्या जरूरत है। इस पर हेड साफ कह देता है कि वह हमेशा नशे में रहता है और इसलिए उस पर भरोसा करना मुश्किल है। अपने सीनियर की बात सुनकर ओशो ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी नौकरी भी बचानी थी। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे दो मछुआरे बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक बताता है कि उसे समुद्र से कोई बेहद अजीब जीव मिला है जिसकी पहचान वह नहीं कर पा रहा है। दूसरा मछुआरा उसे ध्यान से देखने जाता है। तभी वह रहस्यमय जीव उसके ऊपर किसी तरह का तरल पदार्थ फेंक देता है। सौभाग्य से वह जहरीला नहीं होता, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पहला मछुआरा सोचता है कि शायद यह कोई बेहद दुर्लभ समुद्री जीव है जिसे बेचकर वह अच्छी खासी रकम कमा सकता है। इसी सोच के साथ वह उसे अपने घर ले जाकर पानी से भरे वॉश बेसिन में रख देता है ताकि वह जीवित रह सके। उसी समय द्वीप के कुछ लोगों की नजर समुद्र किनारे पड़ी कई मरी हुई शार्कों पर पड़ती है। यह दृश्य सभी के लिए बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि इससे पहले वहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस खबर के बाद लीजा और ओशो मौके पर पहुंचते हैं, जहां एक डॉक्टर पहले से जांच कर रहा होता है। डॉक्टर बताता है कि ये शार्क आज नहीं बल्कि कई दिन पहले की मर चुकी हैं। उनके शरीर पर गहरे घाव मौजूद थे जो चट्टानों से टकराने के कारण बने थे, लेकिन वहां मौजूद लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि शार्क जैसे ताकतवर शिकारी दूर से ही खतरे को अंदाजा लगा लेते हैं, फिर इतनी सारी शार्क एक साथ चट्टानों से कैसे टकरा सकती हैं? यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद ओशो लीजा को एक स्थानीय व्यक्ति के पास ले जाता है जो समुद्र से जुड़ा काम करता था। उसी दौरान ओशो अपने साथियों को आदेश देता है कि समुद्र किनारे पड़ी सभी मरी हुई शार्कों को इकट्ठा करके ले आया जाए। सभी लोग मिलकर जल्दी जल्दी अपना काम पूरा कर लेते हैं और वापस लौटने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनका एक जरूरी सामान वहीं छूट गया है। जब वह व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसकी नजर कुछ अजीब से अंडों पर पड़ती है। उत्सुकता में वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक कोई रहस्यमयी ताकत उसे समुद्र के अंदर खींच लेती है। ना वह खुद समझ पाता है कि उसके साथ क्या हुआ और ना ही वहाँ देखने वाले लोग। इधर कार में बैठे बाकी लोग उसका काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं। जब वह वापस नहीं आता तो उनका मुखिया खुद उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन वहाँ उसका कोई निशान तक नहीं मिलता। दूसरी ओर ओशो हमेशा की तरह एक होटल में बैठकर शराब पी रहा होता है। लीजा भी उसी होटल में ठहरी हुई थी, क्योंकि अभी उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। जब वह ओशो को फिर से शराब पीते देखती है तो उसे बेहद अजीब लगा है और वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। उसी बार में वह मछुआरा भी मौजूद था जिसने रहस्यमय जीव मिला था। नशे की हालत में वह दावा करता है कि उसके हाथ एक ऐसा दुर्लभ जीव लगा है जो शायद दुनिया से खत्म होने वाला है और उसे बेचकर वह बहुत अमीर बन जाएगा। लेकिन ओशो उसी बातों को शराब का असर समझकर नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद कहानी दूसरे मछुआरे के घर पहुंची है। वह अपने पत्नी के साथ आराम कर रहा होता है कि तभी बाहर तेज बारिश के बीच दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलता है तो सामने एक बूढ़ा आदमी अजीब हालत में लटका हुआ दिखाई देता है। यह नजारा देखकर वह घबरा जाता है और अपनी पत्नी को भी बुला लेता है। जैसे ही वह बूढ़े व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करता है, अचानक कोई विशाल रहस्यमय जीव उसे हवा में उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसकी पत्नी यह सब देखकर बुरी तरह डर जाती है और तुरंत घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। बाहर खड़ा वह विशालकाय जीव घर के चारों ओर घूमता रहता है। महिला को अपने पति की दर्द भरी चीखें लगातार सुनाई देती रहती हैं। तभी उसकी नजर चिमनी पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि अगर वह रास्ता खुला रहा तो वह जीव अंदर आ सकता है। वह तुरंत चिमनी बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाती वह रहस्यमय प्राणी चिमनी के रास्ते
से उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। देखते ही देखते एक ही रात में पति पत्नी दोनों बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो जाते हैं। इधर वही मछुआरा जिसने अजीब जीव को घर लाकर वॉश बेसिन में रखा था उसे दोबारा देखने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा वॉश बेसिन किसी अजीब चिपचिपे तरल पदार्थ से भरा हुआ था और वह रहस्यमय जीव वहाँ से गायब हो चुका था। जब मछुआरा दोबारा वॉशरूम में पहुंचता है तो उसने देखा कि वह अजीब जीव वहाँ से गायब हो चुका था। तभी अचानक उस पर हमला हो गया। उसने ऊपर देखा तो वही रहस्यमय जीव दीवार से चिपका हुआ था जो किसी विशाल ऑक्टोपस जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसा नजारा उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। वह जीव उस पर झपटने ही वाला था, लेकिन मछुआरे ने हिम्मत दिखाते हुए उसे मार गिराया। अगली सुबह लीजा नीचे आती है और बार के मालिक से ओशो के बारे में पूछने लगी है। पिछली रात के बाद उसके मन में ओशो की दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वह जानना चाहती थी कि क्या उसकी शादी हो चुकी है। बार मालिक बताता है कि ओशो हमेशा अकेले ही रहता है। इसी दौरान उस मछुआरे का फोन ओशो के पास आता है। वह ओशो और लीजा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उस मरे हुए जीव की जांच करके बताता है यह कोई साधारण समुद्री जीव नहीं, दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी प्रजाति नहीं देखी। यह ऑक्टोपस की किसी म्यूटेंट नस्ल का हिस्सा लगा है जो सामान्य आकार से कई गुना बड़े हो जाते हैं। यह जीव अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए खून और पानी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर डॉक्टर इन्हें समुद्र किनारे मिला एक रहस्यमय अंडा दिखाता है और कहता है कि संभव है यह उसी जीव की प्रजाति का हो। समुद्र का नाम सुनते ही ओशो को अपने उस साथी की याद आती है जिसे वह शार्कों को लेने भेजा था और जो अब तक वापस नहीं लौटा। वह तुरंत लीजा के साथ उसी जगह पहुंचता है। वहाँ उसकी गाड़ी तो खड़ी मिलती है, लेकिन वह खुद कहीं नजर नहीं आता। तलाश करते हुए दोनों पास के उस घर में पहुंचे हैं जहाँ पति पत्नी रहते थे। घर के अंदर सब कुछ सुनसान था। जांच करते समय ओशो को वही अजीब गंध महसूस होती है जो उस रहस्यमय जीव से आ रही थी। तभी लीजा की नजर चिमनी में फंसे हुए कुछ फटे हुए कपड़ों पर पड़ती है। जैसे ही वह उन्हें खींचती है, अचानक ऊपर से उसी लापता आदमी का कटा हुआ सिर नीचे गिर जाता है। यह देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे तुरंत सिर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि मौत का सही समय बताना तो मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि यह किसी बेहद विशाल और खतरनाक जीव का काम है। तभी मछुआरा फिर से ओशो को अपने घर बुलाता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ है और पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। मछुआरा बताता है कि रात में उसे छोटे जीव ने अंडा दिया था, लेकिन अब वह गायब है। उसका अनुमान था कोई बड़ा जीव आया और अंडे को अपने साथ ले गया। फिर वह बताता है कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहाँ इन जीवों की रानी रहती है और सारे अंडों की रक्षा करती है। वह दोनों को वहाँ लेकर जाता है, लेकिन खुद अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ओशो और लीजा अकेले अंदर बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें उसी कप्तान के कपड़े मिलते हैं जिसकी नाव शुरुआत में लापता हुई थी। इससे साफ हो जाता है कि उसकी मौत भी इन्हीं जीवों के हाथों हुई है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कई अंडे दिखाई देते हैं। गलती से एक अंडा टूट जाता है और हल्की सी आवाज हो जाती है। उसी आवाज से विशाल क्वीन जाग जाती है और उन पर हमला कर देती है। दोनों किसी तरह भागकर बाहर निकल आते हैं। सौभाग्य से वह जीव दिन की रोशनी में बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए उनकी जान बच जाती है। अब उन्हें उस जीव की कमजोरी जाननी थी। वे लैब लौटकर छोटे जीव पर कई तरह के प्रयोग करने लगते हैं। आग से जलाने पर भी वह मरता नहीं, बल्कि पानी पड़ते ही फिर से ठीक हो जाता है। तभी वह अचानक ओशो पर हमला कर देता है, लेकिन ओशो समय रहते खुद को बचा लेता है। तभी मछुआरे को एक जरूरी बात याद आती है। वह बताता है कि जब उस जीव ने पहली बार उस पर हमला किया था तब वह शराब के नशे में था। काटने के बाद भी उसे ज्यादा असर नहीं हुआ। इससे उसे शक होता है कि शराब इन जीवों को कमजोर कर देती है। यह सुराग मिलते ही वे बार मालिक के पास पहुंचते हैं और उससे अनुरोध करते हैं कि आज रात पूरे शहर के लोगों को मुफ्त में शराब पिलाई जाए। हालांकि वे असली वजह किसी को नहीं बताते। योजना के तहत लीजा भी शराब पीती है। फिर उसके खून की थोड़ी मात्रा छोटे जीव को दी जाती है और वह तुरंत मर जाता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि शराब मिला खून इन जीवों के लिए जानलेवा है। रात होने से पहले पूरे शहर में खबर फैला दी जाती है कि बार में मुफ्त शराब मिल रही है। लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी रात तूफान और तेज बारिश आने वाली थी, इसलिए सभी को अंदेशा था कि जीव हमला जरूर करेंगे। लोग अपने अपने हथियार भी तैयार रखते हैं। बार के अंदर सभी लोग नशे में डूबे होते हैं। इसी दौरान लीजा भी नशे में ओशो से अपने प्यार का इजहार कर देती है। ओशो समझ जाता है कि वह नशे में है, इसलिए कोई जवाब नहीं देता। उधर एक आदमी वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता है। बारिश के कारण छोटे छोटे जीव अंडों से निकल आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वह उनसे तो बच जाता है, लेकिन तभी विशाल जीव उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इसी समय ओशो और लीजा भी बाहर पहुंचते हैं। पहली बार भी उस विशाल जीव को सामने देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी गलती से लीजा कार का सायरन बजा देती है और जीव उनका पीछा करने लगा है। दोनों किसी तरह भागकर बार के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि सारी शराब खत्म हो चुकी है। बाहर निकलना भी संभव नहीं था, इसलिए ओशो सभी लोगों को ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए कहता है। किसी को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जब वह विशाल जीव बाहर मौजूद नशे में धुत डॉक्टर को उठाकर फेंक देता है तब सबको खतरे का एहसास हो जाता है। लोग घबराने लगते हैं। ओशो उन्हें समझाता है कि जिन्होंने शराब पी रखी है उन पर जीव हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने खुद शराब नहीं पी थी, इसलिए उसे नीचे जाकर उनका सामना करना होगा। तभी लीजा एक योजना बनाती है। उसे पास ही निर्माण
स्थल पर रखे बड़े कंटेनर याद आते हैं। अगर किसी तरह जीप को वहाँ रोक लिया जाए तो थोड़ी देर में सूरज निकल जाएगा और उसकी रोशनी से सारे जीव खत्म हो जाएंगे। योजना बेहद जोखिम भरी थी क्योंकि रास्ते में छोटे छोटे जीव फैले हुए थे, फिर भी दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। निर्माण स्थल पर पहुंचकर ओशो जानबूझकर विशाल जीव का ध्यान अपनी ओर खींचता है, लेकिन वह अपने लंबे टेंटिकल से ओशो को पकड़ लेता है। ऐसे में लीजा समय रहते भारी कंटेनर उसके ऊपर गिरा देती है। इसके बावजूद वह जीव अपने टेंटिकल से ओशो पर हमला करता रहता है। तभी ओशो उसके ऊपर शराब की पूरी बोतल उड़ेल देता है, जिससे उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। मौका देखकर लीजा पास रखे पेट्रोल में आग लगाती है। जोरदार धमाके के साथ वहाँ मौजूद अधिकांश जीव खत्म हो जाते हैं। जो कुछ बच जाते हैं वे भी सूरज निकलते ही उसकी रोशनी में जलकर मर जाते हैं। अगली सुबह खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। ओशो और लीजा सुरक्षित अपने घर लौटते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं और इस बार दोनों पूरी तरह होश में होते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।